Everybody is so engrossed in finding pleasure, be it money, be it physical, be it social engagement. माया के झक जग जरे कनक कामिनी लाग कहिए कबीर कसबाची ही रुई लपेटी आग. There is no way to escape it. If you can escape it, then you have to be almost like a sadhu, someone who has given up the world. कबीर के दूसरे दोहे में कबीर सांप और चंदन दोनों की बात करते हैं. उसमें कबीर कहते हैं, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. यहाँ उनका मतलब है कि जो अच्छा मनुष्य है वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकता, चाहे उसे कितने ही ना अच्छे लोग मिल जाए. नो मैटर हाउ मेनी बैड पीपल अ गुड पर्सन रन्स इनटू, अ गुड पर्सन रिमेन्स अ गुड पर्सन. As though chandan, sandalwood, is very attractive to the snakes or the reptile, but the sandalwood remains the same. These are great sayings, these are great beliefs, but the truth is somewhere in the middle. Especially now that we can feel कि जो कलयुग है वो अपने समापन की तरफ जा रहा है और उसके बाद पुनः सतयुग का आगमन होगा. कलयुग अपने अंत की तरफ जा रहा है, ये कैसे पता चल रहा है? अब देखिए, दुनिया में मेडिटेशन की बातें भी उतनी तेज़ी से हो रही हैं जितनी कि वॉर की बातें हो रही हैं. लड़ाई झगड़ा, आदमी का ईगो उसी तरह से बढ़ रहा है जिस तरह से आदमी का डिटैचमेंट बढ़ रहा है. डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, डिटैचमेंट फ्रॉम रिलेशनशिप्स. लेकिन हर किसी की लाइफ में ये डिटैचमेंट किसी डिसअपॉइंटमेंट के बाद आता है. हम लोग के यहाँ जिस चीज़ को सच्चा अटैचमेंट या सच्चा डिटैचमेंट कहते हैं वो बड़ा प्लान्ड होता है, उसकी एक प्रोग्रेस होती है. यानी अगर आप हर दिन 5 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे आप आधे घंटे का मेडिटेशन करने लगे और वो मेडिटेशन भी बहुत ही एक सात्विक और बहुत ही एक रजिस्टर्ड रेगुलर रूटीन के तौर पर अगर आप कर रहे हैं. वरना कबीर ने ये भी कहा है कि धीरे धीरे आप जो मन का फेर नहीं पा रहे हैं और दिन भर आप माला जाप कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है. तो हम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं 90% ऑफ द वर्ल्ड इन बिटवीन है, जो अपनी लाइव्स में छोटे गोल्स, छोटे अकॉम्प्लिशमेंट्स, छोटी इच्छाओं के साथ जीवन पथ पर अग्रसर होता है और उसके बावजूद वो कोशिश करता रहता है कि सामने वाले की मदद हो सके तो कर लें, पास पड़ोस को देख लें, टू जस्ट बी अ गुड पर्सन. Most of us think that that's what we are doing, but on the other hand, every day we have to make these calls on whether to prioritize our needs or someone else's. And depending on the cultures we are born in, one is considered better than the other. Collectivist, यानी एशियन, लैटिन अमेरिकन कल्चर्स में हमेशा समाज के लिए करना, अपनों के लिए करना, इस चीज़ को ज़्यादा ऊंचा माना गया है. दैट्स कॉल्ड कलेक्टिविज्म. मतलब एक कलेक्टिविस्ट थिंकिंग कि हम सब जब तक साथ में कर पाएंगे, सबका उद्धार होगा तो हमारा भी होगा, हमारे परिवार का, हमारे पास पड़ोस का, हमारे कुटुंब का, हमारी कम्युनिटी का. और ऐसे ऐसे धीरे धीरे दायरा बड़ा हो जाता है आदमी का, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से. लेकिन जो वेस्टर्न यूरोपियन और एक यूरोपियन वाला जो इंडिविजुअलाइज्ड और मॉडर्न कल्चर है, उसमें इंडिविजुअल की थिंकिंग को ज़्यादा मानने दिया गया है कि आप यू ऑलवेज थिंक फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू योर सेल्फ, कि आपने अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं, अटेनमेंट गोल्स हैं, सेल्फ रियलाइजेशन है, हैव यू डन इट. तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पैदा हुए हैं और आप पे आपका कल्चर कितना इम्पैक्ट करा है, यू आर गोइंग टू मेक योर चॉइसेस. लेकिन इन सब चीज़ों के बीच होता यह है दैट आवर कल्चर डिटर्मिन्स आवर माइंडसेट, एंड नॉट एवरीबडी हैज़ द लग्जरी टू वर्क इन अ वे वेयर रीडिंग इज़ प्रिविलेज्ड. और आज के ज़माने में
जहाँ विकिपीडिया के भी आगे हम निकल गए हैं आपके सोचने से पहले. AI is telling you what to think, what to write, what to say. You don't know if something you're reading or writing is AI. And even when you do read and write, AI tells you, I can help you make it better. It cannot help you make it better, but it can make it sound similar to other people because it's artificial. It's not real intelligence. And true creativity requires experiences. और वो एक्सपीरियंसेस सिर्फ ह्यूमन माइंड जो इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसका barely 2% हिस्सा हम आज तक भी यूज़ कर रहे हैं, वो है ट्रू क्रिएटिविटी. लेकिन दिस इज़ अ लग्जरी. व्हेन वी आर इन स्कूल, दैट्स द बिगेस्ट टाइम. यू गेट गुड टीचर्स, गुड बुक्स, good training, then you develop all these skills in your children. When you're a child, you develop it. And the biggest learning is actually an open mind, जिसमें हमेशा एक 5% डाउट की जगह हो हर चीज़ के लिए, हर रिलेशनशिप के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर वैल्यू के लिए 5% डाउट. वो डाउट इसलिए नहीं है कि आप किसी चीज़ पे शक करें. उस डाउट का मतलब है ओपन माइंडेडनेस, द स्पेस इन विच यू कैन ग्रो, इन विच यू कैन अकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़. एंड देन लाइक बुद्धा सेड, गौतम बुद्ध ने कहा था कि कोई भी चीज़ को बस देख लिया है या सुन लिया है या कुछ भी करके ऐसे ही नहीं मान लेते हैं. सबसे पहले उस चीज़ को परखिए कि वो चीज़ कितनी सत्य है. और किसी चीज़ के सत्य होने का कारण सिर्फ एक हो सकता है कि वो कितने लोगों के लिए कल्याणकारी है. तो सेल्फ सर्विंग के चक्कर में हम कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं और दूसरे का भी. लेकिन ये और बात भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए और हम उसका और अपना दोनों का नुकसान कर बैठते हैं. इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स. तो टुडे what I am bringing to you is the discussion on blind spots. आपको पता है कि रोज़मर्रा की बातों में ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं एक्चुअली हमारी सबकी आइज़ में कॉर्नर्स में लाइट फिल्टर नहीं होती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेटिना एज सच, उसको एक्चुअल ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. एंड देयर इज़ रिसर्च टू शो कि उसको अगर आप ट्रेन करें तो आप उस ब्लाइंड स्पॉट को भी देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं. यू कैन ट्रेन इट टू सी मोर, नॉट ऑप्टिमम बट इट डजंट रिमेन अ ब्लाइंड स्पॉट. तो अगर हम फिजियोलॉजिकली ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम मेंटली तो ये कर ही सकते हैं कि अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को असेस करें. ब्लाइंड स्पॉट्स क्या होते हैं? ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं बायस या प्रेजुडिस या आपकी सोच में बैठे हुए वो परमानेंट थॉट्स, वो परमानेंट आइडियाज़ जिनसे आपको लगता है कि ये तो हमेशा ही के लिए सच है, हमेशा ही के लिए दिस इज़ समथिंग आई एग्री विद और इज़ गोइंग टू हैपन. ये हमें सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप्स में दिखता है. जैसे कि धीरे धीरे माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति एक ब्लाइंड स्पॉट डेवलप हो जाता है कि हमारे बच्चे या तो बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, या ये हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे या ये हमारा एकदम ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि द ट्रूथ इज़ समवेयर इन बिटवीन. ब्लाइंड स्पॉट तब होता है जब पेरेंट्स पेरेंटिंग के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा भी बड़े होकर अडल्ट होगा. कुछ वैल्यूज़ उसको आपकी मिलेंगी and some values and ideas and mindsets and information and ways of being he's learning from God knows where. peer group से सीख रहा है, सोसाइटी कम्युनिटी से सीख रहा है, मीडिया से सीख रहा है, who knows कहाँ से वो क्या सीख रहा है. तो you cannot ever presume कि just because आपने उसको कुछ शिक्षा दी है वो बच्चा एक अडल्ट होके या एक टीनेजर भी होके is going to remain what you think they are. इस ब्लाइंड स्पॉट को ओपनली इवैल्यूएट करना इज़ रियली क्रिटिकल फॉर पेरेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द चाइल्ड इवन व्हेन दे आर एडल्ट्स. क्योंकि कई बार हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में हमको दिखाई पड़ा कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को घर से उनके बच्चों ने निकाल दिया. अक्सर ऐसा होता है. इसीलिए इंडिया जैसी जगहों में तो लॉज भी बनी हुई हैं कि बच्चों को अब अकाउंटेबल ठहराया गया है माँ बाप की देखभाल करने के लिए. उसी तरह ये एक उदाहरण था. उसी तरह वाइफ्स के हस्बैंड के प्रति ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. किसी भी पार्टनरशिप में, रोमांटिक पार्टनरशिप में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं. अगर आप इसी चीज़ को पार्टनरशिप में देखें, बिजनेस पार्टनरशिप, तो उसमें बिकॉज वो जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रांजैक्शनल नेचर.
ट्रांजैक्शनल मतलब हम देखेंगे उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, फिर हम उसके हिसाब से करेंगे जो भी हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स की उम्मीद थोड़ी कम होती है। लेकिन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो कि एक वैल्यूज से ड्रिवन होती हैं कि हमारा ऑटोमेटिकली ही कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा, और हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, बेस्ड ऑन परिस्थिति हम अपनी चीज़ें चेंज करते रहेंगे। तो वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, अच्छाइयों के भी बुराइयों के भी। जो बुराई हमें एक बार दिख जाती है, हम सोचते हैं हाँ वी हैव टू जस्ट अकोमोडेट दिस, और हम एडजस्ट कर लेंगे, या फिर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं ये चीज़ कभी चेंज नहीं होगी, और हम उस एक एरर, उस एक गलती के लिए वी आर रेडी टू ब्रेक आवर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। दोनों में ही ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, और दोनों में ही हमारी जो सोच है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो हमें बता देते हैं कि हम इस चीज़ को जो देख रहे हैं वही सच है। और पता है आपको कि रिसर्च में ये भी पता चल रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं उनके ब्लाइंड स्पॉट्स ज़्यादा होते हैं, यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जिनकी असेस की जाती हैं उनके ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। So it's like your eyes, you are able to see from them, so you're not able to say that there is a position of my eye from which I actually can't see. सेम वे अगर आप सोचिए कि हम लोग को हमेशा ड्राइविंग में नहीं सिखाया जाता है कि इफ़ यू आर ड्राइविंग डाउन यू कीप एन आई कि यू आर नॉट इन द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ यू। मीनिंग ऐसा तो नहीं है कि आप चला रहे हैं और सामने वाले को आप दिख नहीं रहे हैं। तो सेम थिंग अप्लाइज हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में, चाहे वो कितनी ही क्लोज क्यों ना हो, जैसे पेरेंट्स की अपने बच्चों से, या फिर पार्टनर्स की एक दूसरे से, हस्बैंड्स की वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से, फ्रेंडशिप्स में। बी वेरी अवेयर ऑफ योर ब्लाइंड स्पॉट्स, बिकॉज you might accept it. Okay, I love this person unconditionally, but I know that they are likely to not be faithful. या हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे बच्चे हमें एक्सप्लॉइट करना चाहें बड़े होकर के, या उनकी जो सोच है वो किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो, उनके लिए कोई और चीज़ है जो हमसे और हमारी मोहब्बत से ज़्यादा मैटर करती है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ब्लाइंड स्पॉट्स पता रहें, क्योंकि जब पता नहीं रहते हैं तब हमें धोखा लगता है। वी कैन नॉट फॉरगेट कि हम कलयुग में रह रहे हैं। ये प्रभु श्री राम का सतयुग नहीं है जहाँ पे हर रिश्ता सच्चा है, चाहे वो दुश्मनी का रिश्ता रहा हो चाहे दोस्ती का। दे आर ऑल ऑनेस्ट टू द कोर रिलेशनशिप्स। कोई ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं थे। रावण ने अपनी बहन के लिए माँ सीता का हरण कर लिया। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, क्योंकि वो राक्षस था, वो अपनी योनि के हिसाब से वो वही कर रहा था जो उसकी सोच थी। प्रभु श्री राम ने भगवान लक्ष्मण के साथ में मिल करके राक्षसों का वध किया, ऋषियों को सेव किया। ये उनका करने का कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। इन रिश्तों में कोई चीज़ अननोन नहीं थी। नो अननोन वेरिएबल्स। But the world we live in today, it's filled with unknown variables. So it's very important in the way of derivations of thinking about life and life's values. What are your blind spots? Who all are in your blind spots? कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने blind spot से unaware रहें और जब वो blind spot हटे तब तक लेट हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो 5% डाउट की स्पेस हम क्रिएट करें अपने माइंड में, उसमें हर रिश्ते को आंकें, और कंटिन्यूसली। ये एक वन टाइम चीज़ नहीं है, बिकॉज हमारी लाइफ रोज़ चेंज हो रही है, रोज़ परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आजकल की दुनिया तो और भी वॉलेटाइल है। यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, इवन इफ़ यू लिव विद दैम। You don't know who they meet, how they think, what is changing in their psychology. So it's so important to understand that maybe I'm seeing them every day, but maybe I'm not seeing all of them. Maybe I don't understand some of the ways that they are thinking. One good reason is it will impact you. If it's an important relationship for you, it can impact all kinds of things, your resources, your lifestyle, your quality of life, and it can impact them. So be aware of your blind spots and be aware of other people's blind spots. Blind spots are the biases and the prejudices and the stationary mindsets that we carry, which make it very difficult for us to process even factual information or knowledge, because we don't see what is happening, we perceive what is happening. And the difference between actually seeing and perceiving is the mindset.
आज का डेरिवेशन यही है।